तो अर्चना तिवारी मिल चुकी हैं, अर्चना तिवारी सेफ हैं, लेकिन अर्चना तिवारी आखिर कहां मिसिंग थी, इस पर से अब पर्दा उठने वाला है। अर्चना तिवारी को लेकर पुलिस भोपाल पहुंच चुकी है। अर्चना से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। जीआरपी पुलिस वो तमाम बिंदुओं को ढूंढ रही है, उन तमाम सवालों की तलाश कर रही है जो सवाल लगातार सामने आ रहे थे। युवक से प्रेम संबंध की बात जरूर निकलकर सामने आई है, लेकिन आखिर झूठ क्यों बोला, साजिश क्यों रची, ये तमाम वो पहलू जिस पर आप बातचीत होगी युवक के साथ अर्चना से इस वक्त पुलिस की पूछताछ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि थोड़ी ही देर में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है, जिसमें इस पूरे राज से पर्दा उठेगा। तो मिल गई है अर्चना, लेकिन राज से पर्दा भी उठना है। आखिरकार अर्चना कल मिल चुकी है। अर्चना तिवारी 7 अगस्त की शाम इंदौर से कटनी जाने के लिए निकली थी। ट्रेन में वो सफर हुई। इंदौर से ट्रेन 18233 इंदौर बिलासपुर के B3 कोच में वो बैठी, लेकिन 8 अगस्त को ट्रेन तो कटनी पहुंची, लेकिन अर्चना उसमें नहीं थी। अर्चना तिवारी का बैग जरूर उसी B3 कोच में उनके परिजनों को मिला। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भोपाल स्टेशन, भोपाल का कमलापति रेलवे स्टेशन मिला, जिसके बाद पुलिस ने आगे जीआरपी थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज होने के बाद आगे उसकी तलाश की जानी शुरू की गई। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी में भी सर्चिंग की गई और यहां तक कि घने जंगलों के बीच, तमाम चुनौतियों के बीच उसकी तलाश की गई। भोपाल से इटारसी के बीच जंगलों में भी वन विभाग की टीम के साथ जीआरपी की टीम ने तलाशा। अर्चना को जीआरपी भोपाल ने इसके बाद बरामद किया। नेपाल बॉर्डर के लखीमपुर से अर्चना की बरामदगी हुई है और अर्चना के साथ ही जो युवक उसके साथ मौजूद था उसे भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ चल रही है। प्रेम प्रसंग से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों काठमांडू जाने वाले थे। हरप्रीत कौर रिन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, आखिरकार अर्चना मिल गई, लेकिन अभी भी इंतजार राज पर से पर्दा उठने का। बिल्कुल, अब वो सवाल जिनके जवाब अब देने खुद यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं और खासी मशक्क़त के बाद आखिरकार सकुशल जो अर्चना है उसे बरामद कर लिया गया और बस अब से कुछ देर में ही जो अधिकारी हैं जो इस पूरी टीम का हिस्सा रहे, जिन्होंने इस टीम को लीड किया है, वो यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आएंगे। इस वक्त जो SRP हैं राहुल कुमार, वो खुद यहाँ पर देखिए बैठे हैं, वो इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ पर देंगे और अब से कुछ देर बाद ही वो तमाम सवाल जो पिछले कई दिनों से घूम रहे थे कि अर्चना कहाँ है, क्यों कहाँ गई, आखिर काठमांडू कैसे पहुंचे, तमाम जो सवालों के जवाब हैं वो अब खुद अधिकारी देते हुए नजर आएंगे। वही चाह रहा हूँ। हेलो 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 चलवा दो। चलो कोई बात नहीं, मैं ऑडिबल हूँ मेरे ख्याल से। अगर 2 मिनट आप सब लोग शांत हो जाएंगे। मैं 1 मिनट पहले पूरा के पूरा मामला किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, वो पूरा ब्रीफ में दे देता हूँ। उसके बाद में आपके क्वेश्चंस और लास्ट में मैं बाइट कर दूंगा, ठीक है। आप सब लोगों को जानकारी, एक सेकंड, आप सब लोगों को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है, उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहां से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहां पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSUI से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई, सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये से बढ़ाइए, बंद कर दिया।
इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो तो अर्चना तिवारी केस में बड़ा खुलासा। इस वक्त पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अर्चना पर शादी का दबाव था, जिस तरह से जीआरपी एसपी ने जानकारी दी, परिवार की ओर से शादी का दबाव बनाया जा रहा था, मगर इस बीच अर्चना इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अर्चना का अपने परिवार वालों के साथ में कोई झगड़ा भी हुआ था, विवाद भी हुआ था। अर्चना पर शादी का दबाव लगातार बनाया जा रहा था परिवार की ओर से और शादी फिक्स कर दी गई थी, ये जानकारी निकलकर सामने आई। सारांश से इंदौर में उनकी मुलाकात हुई थी, तहसीलदार के साथ में अर्चना का रिश्ता तय होने की बात भी सामने आ रही है और शायद यही वो वजह थी जिसके बाद अर्चना ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेने के बारे में सोचा। तो इस वक्त पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से आवाज इस वक्त नहीं आ रही है, लेकिन आप तक पूरी डिटेल जानकारी पहुंचा रहे। जो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई है उसके अनुसार परिवार वालों के साथ विवाद हुआ था, अर्चना का शादी को लेकर ही विवाद था और इसी बात से नाराज अर्चना ने यह फैसला लिया। हालांकि क्यों, कैसे इस पूरे साजिश को उन्होंने अंजाम दिया, क्या वजह थी, कब से वो निकली थी, कैसा था, वो तमाम जानकारियां फिलहाल खुलासा हुआ। ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था, ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाती थी, माहेश्वर या बाकी जब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहां पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहां से मैं इसको लेके चला जाऊंगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है, वहां से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहां पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला, तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहां पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई और उसके बाद में उसको मोबाइल और घड़ी वगैरह दे दिया। लड़की जो है वो सारांश के साथ में आगे चली गई। कोइंसिडेंटली सारांश ने एक व्यक्ति को भी साथ में लेके आया था, तो वो भी उसको भी हम लोगों ने राउंड अप करके उससे बयान लिए हुए हैं, वो चश्मदीद गवाह है। उसके बाद में घटना ये हो गई कि तेजिंदर को उसी टाइम पे दिल्ली की पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? कारण तेजिंदर जो है वो किसी फ्रॉड के मामले में आरोपी था। तो उसी रात, सेम रात को 1 बजे जो है वो ये घटनाक्रम होता है और अगले 1 घंटे में तेजिंदर को पुलिस उठा के लेके चली जाती है। अब जब ये पूरा मामला हमारे पास में आता है, लड़की जानबूझ के सामान पूरा के पूरा सीट पे छोड़ के गई ताकि हम लोग ये सोचे कि लड़की हो ना हो कहीं पे गिरी है।
वो कहीं पे भागी नहीं है। अगर भागती तो पूरा सामान लेके जाती। ये पूरा सोच के प्लान करके जो है वो सामान वहीं पर रखा गया था। उसके बाद में जैसा कि उसने सोचा था, जब हमारे पास में मामला आया, सारा डिस्कशन हुआ, बात यही हुई कि भाई सामान जो है वो पूरा के पूरा छोड़ के चली गई है। छोड़ के गई इसका मतलब कहीं ना कहीं गिरी होगी। और मिडघाट और वो वाले एरिया का भी जानबूझ के वो मोबाइल जो है वो उसी एरिया में बंद हुआ था। तो हम लोगों ने वहाँ पर पूरा सर्चिंग ऑपरेशन भी चलाया, पूरे थानों में भी हम लोगों ने बात करी, वो सारी चीज़ें करी। मगर उसी टाइम पे एक चीज़ और, सारांश के साथ में जब बात हुई थी तो स्टार्टिंग में जब जनवरी में उसकी बातें हुई थी तो कॉल पे बात होती थी, मगर उसके बाद में व्हाट्सएप कॉल हुआ था। तो वो उस वजह से जो है उसके साथ में वो बातें जो है वो सीडीआर में डिटेक्ट नहीं हो पाई। हम लोगों ने आईपीडीआर निकालने के बाद में उसका नंबर जो जब वापस आया और पता चला कि ये इससे वापस ये बात हुई थी और ये लड़का छूट गया है पूछताछ करने के लिए, उसके बाद टीम जो है वो उस तक पहुंची है। तेजिंदर को जब हम लोगों ने ये पता किया, तेजिंदर का नंबर मिला और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिटेल पता किया तो हम लोग काफ़ी श्योर हो गए थे कि तेजिंदर इस मामले में लिंक्ड है। मगर जैसे ही हमें पता चला कि ये जो है वो चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई है, तो हमें फिर स्टार्टिंग में लगा कि हो सकता है कि ये किसी दूसरे मामले में होगा। पर जब सारांश को उठाया गया और सारांश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि तेजिंदर, लड़की और इसने सबने मिलकर ये प्लान किया था। लड़की सारांश के साथ गई, शुजालपुर में गई है, वो गाड़ी की गाड़ी में ही रही, कहीं पे बाहर उतरी नहीं। इन लोगों ने इसका चीज़ का ध्यान रखा कि कहीं पे भी टोल नाका नहीं आना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो टोल नाके पे भी सीसीटीवी कैमरे देखती है और अगर गाड़ी के थ्रू आरएफआईडी से अगर पैसा कट जाता है तो उससे भी जो है वो डिटेक्ट हो सकता है। तो इन्होंने टोल नाका अवॉइड किया और ऐसे ऐसे रास्ते से गए जहाँ से टोल नाका नहीं हो। शुजालपुर गए, शुजालपुर के बाद में फिर ये ऑर्बिट मॉल के आसपास से कहीं से इन्होंने एक दूसरा मोबाइल खरीदा। और लड़की, जब तक मीडिया में इस चीज़ का काफ़ी हाइप हो गया था तो जितना इनको एक्सपेक्टेशन था कि मामला एकदम सिंपल तरीके से निपट जाएगा, तो वो लगने लग गया कि अब तो ये नहीं होगा, तो इसको मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं तो जाना पड़ेगा जहाँ पे अलग भाषा के लोग हैं। तो इन्होंने हैदराबाद चूज़ किया। उसके बाद ये बुरहानपुर गए, बुरहानपुर से इन लोगों ने जो है वो हैदराबाद की बस पकड़ी। हैदराबाद में जाने के बाद में ये 2 दिन 1 रात जो है वो हैदराबाद में रहे। फिर जब मामला और ज़्यादा हाइप पकड़ने लग गया तो जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बस पकड़ी, बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली, दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई। लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम पे उसने एरोप्लेन मोड पे करके पूरा के पूरा बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इशू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया, क्योंकि जब सारांश का नाम अगर आए तो मोबाइल जो है वो इंदौर में ही दिखे और उसके ऊपर कोई शक ना जाए। और पिता की अलग से, क्योंकि नई सिम थी, वो तो कुछ कहीं पे कुछ कनेक्शन था ही नहीं उस चीज़ का, तो वो सिम जो है वो उसने अपनी अलग से इस्तेमाल करी। काठमांडू छोड़ के ये वापस आ गया। उसके बाद में 3-4 दिन तक रहा, जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया हम लोगों ने सारांश को, और उसके बाद में जब चीज़ें निकल के आई तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहाँ से बॉर्डर तक बुलवाया गया और बॉर्डर पे लाखीमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहाँ से दिल्ली, और दिल्ली से अभी सुबह सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए हैं। अगर कोई अलग और कुछ सवाल पूछना चाहता है तो आरक्षक की क्या भूमिका रहेगी? एक एक करके पूछते हैं। हाँ, आप मास्टरमाइंड कौन है इस केस का? पूरा मास्टरमाइंड तरीके से इन्होंने पहले इनका क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। फिल्म देखिए, वैसा कुछ नहीं है। लड़की एडवोकेट है, पहले भी छात्र नेता रह चुकी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसको पता है। जीआरपी का काम करने का तरीका, डीएफ का काम करने का तरीका, मिसिंग पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्राइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, 363 का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीज़ें उसको पता है। तो जो प्लान बना है वो तीनों लोगों ने मिलकर आपस में बना के और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट एक एक करके मैं सभी तेजिंदर को कुछ पैसे वैसे दिए थे इन लोगों ने मदद करने के लिए? हाँ, ये तेजिंदर का एक सवाल पहले जो है मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तेजिंदर जो है ये सारांश जब इंदौर में रहता था लगभग 2021-22 के बीच में, तो आमने सामने रहते थे। उस टाइम पे इन लोगों का कुछ पैसों का लेन देन हुआ था। तेजिंदर ने काफी लोगों से उधारियां लेके रखी थी, तो उसमें सारांश से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लिए हुए थे। तो वो जो पैसों का लेन देन था वो उनका चल रहा था, 2.5 लाख रुपए वो दे नहीं रहा था। तो उसी चीज के लिए फिर ये काफी बात होने लग गई, तो ये उसका ड्राइवर बन गया और उसके बाद में फिर उस चीज का कि भाई तुम्हारा जो पैसा दिया हुआ उसी में से कुछ निकाल लो। इस तरीके से वो तेजिंदर जो है वो इन्वॉल्व हुआ उसमें। राम तोमर वाली बात मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। राम तोमर जो है
गुमशुदगी वाले मामले में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, मगर राम तोमर की जो पहचान है वो लगभग ग्वालियर जबलपुर में जब लड़की प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे किसी के थ्रू ही है। लड़की से हमने बातचीत करी है, आप भी अलग से अभी बाद में भी उससे जब भी बातचीत होगी तो जानकारी में आएगा। लड़की का कहना है कि राम तोमर को आज तक उसने चेहरा भी नहीं देखा उसका, मगर राम तोमर उसको लगातार फोन करता था और उसने बीच में 3 से 4 बार उसके टिकट्स बना दिए थे, जो एक भी टिकट में वो वापस गई नहीं है। उसका ये कहना था कि तू ग्वालियर आ जा और ग्वालियर में जो है वो प्रैक्टिस कर। वो थोड़ा परेशान थी उससे कि वो बार बार फोन क्यों करता है करके। जब वो ऑफिशियल काम है तब तक तो ठीक है, पर बार बार फोन क्यों करता है। मगर जो गुमशुदगी वाला पार्ट है उससे राम तोमर का कुछ भी लेना देना नहीं है। कोई क्वेश्चन? सारांश ने ये आउट ऑफ द वे जाकर के इस तरीके से उसकी हेल्प की, क्या कोई लव अफेयर का भी मामला था? लड़की डिनाई करती है, लड़की बताती है कि वो मेरा दोस्त था, बाकी तो और वो अच्छे से इस सवाल का जवाब दे पाएगी। लेके भी गई लड़की लड़की के पास में हाँ कुछ पैसा वगैरह, लड़की क्योंकि कमाती थी, खुद ही उसके केस वेस चलते थे। उसका जो है वो हरदा में भी एक अलग से केस पे काम कर रही थी, खंडवा में भी किसी केस पे काम कर रही थी। तो लड़की खुद भी कमाती थी। उसने अपने माँ का ऑपरेशन जो किया था तो ऑपरेशन में भी उसने खुद ने पैसे जो है वो खर्च किए हैं, तो पैसा उसके पास में था और कुछ पैसा जो है वो सारा पेरेंट्स को हाँ पेरेंट्स को जो है ये लगातार इनमें जो अगस्त के महीने में जब वो पटवारी का उसके पास में रिश्ता आया था और उसने ना बोला था तो उस टाइम पे काफी झगड़ा भी हुआ है। मतलब लगातार फोन पे बात भी हुई है, माँ का भी झगड़ा हुआ है। माँ ने भी कहा है कि इसके अंदर जो है वो तुम्हें इस बार शादी करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। जिस तरीके से हर एक फैमिली में होता है कि भाई तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लड़के का कहना है कि नहीं मैं तो अपना लाइफ फोर करियर। डेफिनेटली वो अगर ये सब चीजें इतनी हो रही है और उसके बाद ही 6 तारीख को हुआ है। राहुल जी, क्या ये पूरा एक साजिश के तहत हुआ है? तो क्या इस पूरे मामले में कोई प्रकरण भी दर्ज होगा? क्या इसके ऊपर पूरा कुछ मामला अभी होगा? तो क्योंकि मेन जो है वो लड़की ने सोच समझ के अपने पूरे होशो आवाज में कंसेंट में ये सारी चीजें करी है, तो अभी तो वो मिसिंग पर्सन में ही रहेगा। कोई ऐसा अभी तक बयान नहीं आया हो जिसके अंदर कोई क्रिमिनल केस हो। मास्टरमाइंड अगर कहेंगे तो ये तीनों लोगों ने आपस में मिलकर ये प्लान बनाया हुआ है, जिसमें मेन प्लान जो है वो लड़की का है और बाकी जो वो उस तरीके की चीजें हैं कि कहाँ पे हमें सीसीटीवी कैमरे बाईपास करने हैं, रोड्स कहाँ पर निकल के आ जाएंगे, नेपाल में कौन मदद करेगा, वहां पे किसकी मदद होगी, तो ये तो बेसिकली तीनों ने मिलकर। सर लेकिन सवाल ही उठ रहा है कि 3-3 4-4 जिलों की पुलिस लगातार सर्च कर रही थी, काफी परेशान हुए पुलिस से भी, तो उसके बाद भी कोई अपराध नहीं बन रहा। अभी तक तो कानूनन जो है इसमें कोई ऐसा आपराधिक सेक्शन तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसमें और जरूर जो है वो हम लोग और भी लीगल ओपिनियन भी ले लेंगे, मगर अभी तक इसमें कोई भी ऐसा ये मामला तो तरफा लव करता था, जिस तरह परेशान कर रहा था, इस तरह की बात भी सामने। इस पे मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। जो फैक्ट्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए कि फोन वोन वो करता था। 3 से 4 बार उसने टिकट भी बनाए हैं जिसमें लड़की गई नहीं है वहां पर, तो एक तरफा ही डिस्कशन था। लड़की का कहना है कि और कुछ जो है वो क्रिमिनल केसेस के अंदर उसने उसको मदद करी है, मतलब फोन वोन पे ही मदद करी है किसी के थ्रू रेफरेंस लेकर, जब वो जबलपुर में 2 साल प्रैक्टिस करती थी उस टाइम पे। सर लड़की ट्रैवल कर रही थी बीच में, सर आप लोगों को खबर नहीं लगी थी कि हैदराबाद में है? लड़की जो ट्रैवल कर रही थी, सबसे पहले तो उसने अपना मोबाइल जो है वो मिडगार्ड सेक्शन में बंद करके फिकवा दिया था। उसके बाद में लड़की ने इस चीज का ध्यान रखा था, इवन मतलब जो ये घटनाक्रम हुआ है उसके 7-8 दिन पहले से भी जो है ना, लड़की का 31 जुलाई से लड़की के फोन के अंदर भी जो है वो कुछ लोगों का बात बंद हो गया। BSNL का मोबाइल जो है वो बंद कर दिया, 2 सिम थे, 1 सिम बंद कर दिया। तो उसके बाद जब लड़की यहाँ से निकली है तो लड़की निकलते वक्त भी जो हम लोगों ने CCTV कैमरे भी देखे हैं उसके अंदर भी लड़की ने ये ध्यान रखा हुआ है कि वो गाड़ी के अंदर जो है वो लेटी हुई है, कहीं पे भी गाड़ी के विंडशील्ड में नहीं आ रही है, तो कैमरे में नहीं आई है। क्या मोबाइल फोन भी जो सिम कार्ड भी जो है वो उसने मध्य प्रदेश में कहीं पे भी सिम कार्ड नहीं खरीदा है, ना उसने मोबाइल खरीदा ना उसने सिम कार्ड खरीदा। और जब लड़का भी जो उसके साथ में था उसका मोबाइल वहीं पे रखकर कि भाई वो जो है उसकी लोकेशन लाइव है, दूसरा सिम लेके दूसरा मोबाइल लेके उसके साथ ट्रैवल किया। ये तो मिल गई, लेकिन उस तरह के और भी कितने मिसिंग मामले हैं अभी तक अपने पास, इसके ऊपर अभी भी कार्रवाई नहीं? ये तो अपन बाद में लास्ट में क्वेश्चन का जवाब देंगे। और कोई स्पेसिफिक जो है 13 दिन तक की प्लानिंग आपको क्या लगता है सिर्फ घर से भागने के लिए की थी? इस एक मतलब लॉजिकली सोचिए, घर से भागने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन इतने अलग अलग जगह इतने लोगों को इन्वॉल्व करना सिर्फ घर से भागने के लिए? देखिए बात एकदम वैसी है, मतलब ये लगभग हम लोग जो है वो लड़के से भी 2-3 दिन से पूछताछ कर रहे हैं, 2 दिन उससे भी पूछताछ करते करते हो गए, साथ साथ में लड़की से भी बातचीत करते हो गया। मगर एक ये है कि लड़की लगातार वो रिश्तों को डिनाई कर रही है, उसको वहां से निकलना है,
परिवार का प्रेशर, सोशल प्रेशर, जो आज की तारीख में यंग जनरेशन में जिस तरीके से बार बार इस तरह के केसेस देखे जाते हैं। और लड़की एडवोकेट है, उसको पता है, उसको लग रहा है कि भाई जीआरपी में मूविंग ट्रेन में अगर होगा तो कहीं ना कहीं वो मृत घोषित कर जो है वो मामला रफा दफा हो जाएगा और मैं अपनी नई आइडेंटिटी के साथ में चली जाऊंगी। उस तरीके से उसने प्लान बनाया हुआ है। मामला भी उसी तरह का है कि घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, इसलिए उससे बचने के लिए और जब ये जो इवॉल्वमेंट हुआ, मतलब इवॉल्व हुआ है मामला, वो तब इवॉल्व हुआ है। उसको एज ए एडवोकेट उसको ये था कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने नहीं वाली है। जब वो मामला तुल पकड़ा, पहले तो वो शुजालपुरी गए थे, वहां पे उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे भी ले लिया था, मगर जब वो मीडिया में तुल पकड़ा तो उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पे वो डिसाइड हुआ कि मध्य प्रदेश तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला बहुत तुल पकड़ लिया, लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है यहाँ पे। और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जिस जगह पे उन्होंने रूम रेंट पे लिया था वो किसी पास में ही पुलिस वाले का था। तो आते जाते जैसे ही मामला मतलब ज्यादा तुल पकड़ेगा तो ये पुलिस वाला मुझे जरूर पहचान लेगा, तो इसीलिए यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। फिर ऐसे करके वो हैदराबाद निकल गई। हैदराबाद निकलने के बाद में जब मामला और ज्यादा तुल पकड़ने लग गया तो उसके बाद में फिर जो है 14 अगस्त था जिस दिन वो दिल्ली पहुंची। 15 अगस्त के दिन जो है वो काठमांडू चली गई थी और 14 अगस्त को काठमांडू चली गई थी और 15 अगस्त को जो है वो लड़का उसको छोड़ के वहां से वापस आ गया था। तो ये पूरा जो डेवलपमेंट है 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का है, जो बीच बीच में उन्होंने सोचा है कि नहीं अब इतना हाइप हो गया है, अब इतना ये हो गया है, पूरी पुरजोर तरीके से कोशिश की जा रही है, तो हमें तो अब देश ही छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर उसने वो पुलिस कैसे पहुंची? किया सारे उसने बदले, तमाम तरह की चीजें, पुलिस परेशान होते हैं। तो क्या आपराधिक मामला इस पर नहीं बनता? कोई दबाव है क्या इस पर? मतलब क्यों ऐसा? नहीं, ये आपराधिक मामले के बारे में ऐसा जो है इसमें, क्योंकि उसके साथ में कोई गलत घटना नहीं हुई है, वो खुद ही उसके अंदर मिसिंग पर्सन है, कानूनन उसके अंदर अभी तक तो कोई मामला नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा इसमें हम लोग और विधिक राय भी लेंगे, अगर कुछ सेक्शन बनते भी होंगे तो उसके बारे में सोच लेंगे। कितनी टीम हमारी लगी हुई थी? जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे सीसीटीवी फुटेज के लिए टीम लगी थी। लगभग भोपाल से लेकर कटनी तक के सारे सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे। साइबर टीम लगी हुई थी और साथ साथ में जो मेडघाट और वो सेक्शन में हम लोगों को सर्चिंग करनी थी, उसकी 30 लोगों की एक अलग टीम थी। तो कुल मिला के जो है वो 60-70 लोग हमारे लगातार इस पूरे 10-15 दिन। सारांश पर कब शक हुआ, कैसे शक हुआ? सारांश पे तब शक हुआ, सीसीटीवी तो मतलब ये है कि मतलब बता ही नहीं सकते, वो कम से कम 400-500 से ऊपर ही होंगे, क्योंकि हर स्टेशन पे 40-50 है सीसीटीवी। सबको निकालना, और सिर्फ स्टेशन नहीं, उनके आउटर एरिया और उनके जो बाहर के कैमरे हैं, मतलब कोई बाहर निकल रहा है तो उसके लिए वो भी कैमरे खंगालना। एक सारांश पे कब शक हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है। सारांश का ये था कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है वो कोई उसकी डेथ तो नहीं हो गई, ये सब चीजों को हम लोगों ने जब रूल आउट कर लिया तो मैंने बीच में भी एक बार बाइट दी थी कि हम लोग जो है वो उसको ब्रॉडन करेंगे पूरे सर्च के दायरे को। जब हम लोगों ने 6-7 महीने का पूरा चीजें खंगाली और उसके अंदर जब देखा कि वो किस किस से बात करती थी, सारांश का 2-3 कॉल बहुत लंबे थे, जबकि वो कॉल तो 2-3 ही थे मगर बहुत लंबे थे। जब उसका फिर हम लोगों ने IPDR निकाला कि ऐसा तो नहीं व्हाट्सएप कॉल से उसने बात करी हो, इसमें हम लोगों ने कटनी पुलिस जो है वो SP कटनी के द्वारा भी एक इनपुट दे दिया था उनके साइबर की तरफ से कि एक ये नंबर आया हुआ है और वो नंबर हमारे इससे मैच हो रहा था, सारांश से मैच हो रहा था। तो जब वो हमें जानकारी मिली कि यार ये लड़का कितनी क्यों बात कर रहा है और अभी तक इसको हमने पूछताछ नहीं कर पाए हैं, ये अभी तक इस दायरे में आया ही नहीं है। जब उसका दायरा बढ़ाया गया इन्वेस्टिगेशन का, और भी मतलब जो है 1 महीने को छोड़ के 6-7 महीने 10 महीने का पूरा रिकॉर्ड लेकर और उसके IP एड्रेसेस को लेकर और IP एड्रेसेस के बारे में जानकारी ली गई, तब वो सारांश का नंबर आया। और उसके बाद फिर सारांश को हम लोगों ने जब ट्रैक किया तो हमें पता चला कि अरे इस पे ये बात कर रहा था, और जब उसको उठा के लाए तो फिर तो चीजें फिर आसान हो गई। सर काठमांडू तक पुलिस उस तक संपर्क कैसे किया और कैसे उसको बुलाया, फिर कैसे बरामद? सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ लिया, सारांश के पास उसका नंबर जो था, क्योंकि 1 सेकंड, सारांश को जब हम लोगों ने पकड़ा तो क्योंकि काठमांडू में जो है वो उसी का कनेक्शन था, तो उसके बाद उसी से बात करके उसके कनेक्शन से बात की गई, लड़की से कांटेक्ट में आए, लड़की से बात की। जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था, उस दिन ग्वालियर वाला भी उस दिन पूरा के पूरा एपिसोड चल रहा था, उसके एक दिन पहले से ही उसी टाइम पे हम लोग लड़की के कांटेक्ट में आ चुके थे कि वो काठमांडू में है। तभी मैं इतने स्ट्रांगली बता भी रहा था कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। और वहां पर जब हम लोगों ने काठमांडू में बात करी और उसको बात करके फिर बुलवाया, वो सारांश के थ्रू बुलवाया, और उसके बाद में फिर जो है वो सारांश ने अपनी माता के बारे में बताया था, सारांश ने तेजिंदर के बारे में बताया। तेजिंदर के बारे में हम लोग पहले एक बार इन्वेस्टिगेट, वो तो हमारा ये था कि 4थे या 5वें दिन हम लोग केस क्रैक कर चुके थे। हमें ये लग रहा था कि तेजिंदर ही है जिसके साथ लड़की गई है,
मगर जब वो दिल्ली पुलिस आ गई तो तेजिंदर हमारा वापस साइडलाइन हो गया। अगर वो दिल्ली पुलिस उस दिन नहीं आती तो हो सकता था कि हम तीसरे दिन ही उस केस को क्रैक कर लेते तेजिंदर को पकड़कर, मगर वो घटनाक्रम ऐसा ही था जिसकी वजह से हम लोग उससे हटे। पर फिर सारांश के थ्रू वापस तेजिंदर तक जब पहुंचे तो हमारी एक टीम दिल्ली गई। दिल्ली में उसको तिहाड़ जेल के अंदर उसका जो है वो हम लोगों ने वापस अंदर जाके उससे पूछताछ करी और फिर वापस जो दिल्ली पुलिस से बात करके 4 दिन का उन्होंने रिमांड लिया था, तो उस रिमांड में भी हम लोग वहां पर गए और बाकायदा उससे पूछताछ करी, मिलान की तो चीजें रिमांड लिया था तो इंदौर में वो एक बार देखना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा। परिजनों से बीच में अर्चना ने, जब आप लोगों ने ट्रेस किया, जो कल बातचीत चली थी, बातचीत की थी या परिजनों को पहले से कुछ अंदाजा? जब हम लोगों ने सारांश को पकड़ लिया था और उसके बाद उस लड़की से बात करके उसको बात करके हम लोग जो है वो बुला रहे थे, तो जब उसने मान लिया कि अब मैं आ जाऊंगी और उसने काठमांडू से धनगढ़ी करके एक जगह है वहां तक की फ्लाइट ले ली, तो उस दौरान में जब वो उसने अपने भाई से बात कर ली थी कि जब मैं आ ही रही हूँ तो अब मैं अपने परिवार वालों को भी बता देती हूँ। उसी टाइम पे वो ग्वालियर वाला इशू चल रहा था और जब आप सब लोग बोल रहे थे कि परिवार वालों से बात हो गई है, तो वो इसीलिए हुई थी क्योंकि पुलिस तब तक उसको बुला चुकी थी, धनगढ़ी तक वो आ चुकी थी और अब वो ये था कि अब मैं आ ही रही हूँ तो मैं अपने परिवार से बात कर लेती हूँ, तो उसने अपने परिवार से उससे बात कर लिया। हम ही ने उसको बुलाया था। जब मैं वही तो बता रहा हूँ तुमको कि काठमांडू में जब थी तो सारांश के थ्रू बात हुई है, हमारा आईओ जो है वो उससे कांटेक्ट में आया, उसको बात करवाई। एक सवाल है बोलो। लगातार ट्रेवल कर रही थी, बोल रही थी कि नया पहचान करना है, तो नया पहचान के लिए नए आधार कार्ड की जरूरत है, क्या आधार कार्ड बनवा लीजिए? वो एक सपना नाम का एक अलग कोई इसका आधार कार्ड रखी हुई थी, मगर जब वो काठमांडू और वो बॉर्डर क्रॉस किया है उसने, तो बाय रोड क्रॉस किया है। उसके अंदर ये है कि जब सारांश, एक सेकंड, सारांश उसके साथ में था तो सारांश का आईडी दिखाकर ही पूरी की पूरी गाड़ी पास हो गई, उसको आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उसको वापस बुलाना था, एक सेकंड, जब उसको वापस बुलाना था तो हम लोगों ने वहां पर, वो एम्बेसी में गई, वहां पर भी हम लोगों ने बात करी, एम्बेसी के जो लोग थे वहां पर, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से उसका वोटर आईडी जो है वो रिकवर करवाया, उससे बात करके कि उसके हॉस्टल में अलमारी में रखा हुआ है, वोटर आईडी निकालकर उसका पीडीएफ बना के एम्बेसी में भेजा वहां पे, और वहां से उसका टिकट बनवाकर और फिर धनगढ़ी भेजकर और उसको वापस बुलाया। सारांश ने माना है कि वो अर्चना को जो है उसको प्यार करता था, ये सब जो है वो आप अर्चना से ही क्लियर कर लीजिए, लव प्यार वाला। बाकी अभी तो जो हमारे पास बयान है वो फ्रेंड। सपना नाम से आधार कार्ड था, क्या था, क्या उसने पहले से बनवा रखा था? उसका एक्चुअली घर का एक नाम और सपना भी है, तो उसने उसी नाम को अडॉप्ट कर लिया कि भाई मेरा नाम जो है वो सपना भी है करके। नहीं, आधार कार्ड तो उसका जो है वो इसी नाम से, अर्चना तिवारी का। घर का जो ऐसा होता है ना, हर आदमी का घर के भी एक नाम होता है, निकनेम टाइप का, निकनेम नहीं पर दूसरा नाम, तो उसका घर का एक नाम सपना भी है, तो उसने अपने आप को सपना नाम से ही जो है वो उसने अपने आप को सपना नाम से ही आगे बढ़ा दिया। थैंक यू वेरी मच। अभी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में उसके बयान वगैरह होने हैं, कंप्लीट कर मोस्ट प्रोबेबली 2-3 बजे तक हम लोग उसको परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे उसको। अभी क्या भोपाल में अर्चना? हाँ, भोपाल में ही है। हाँ, प्लान बनाकर वो भागी है, लग रहा है कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, क्योंकि फर्क कायम होगा, उसकी मौत हो चुकी है, सिविल जज की तैयारी वो कैसे करेगी? तेजिंदर और सबको मिलना इकट्ठा, एक बड़ी एक साजिश रची हुई। ये देखो, ये अलग अलग तरीके से देख सकते हो। आज की तारीख में इसके पहले भी 2-4 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर इस तरीके से लड़कियां भागती है। ये एक समाज का वो जो एक प्रेशर होता है ना कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो जिसको आज की यंग जनरेशन डिफाई करती है, और उसके इन्फ्लुएंस में टीवी सीरियल्स देखकर इस तरीके से वो प्लान करना, ये सब सारी चीजें होती है। सारांश के ऊपर क्या कोई मामला दर्ज होगा? एक लड़की को भगाने के आरोप में तेजिंदर, दोनों इसमें शामिल, क्योंकि लड़की 18 साल से ऊपर है, अपने कंसेंट से उसके साथ गई है, तो अभी तक तो कानून उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। कहाँ तक? दिल्ली के आगे तक? अब ऐसे कोई लड़की भगा नहीं सकता ना, उसने लेके वो नेपाल तक बालिक है। हाँ, फ्यूचर प्लानिंग तो बस ये है कि उसको जो है वो एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। आगे आपको वही बता दें कि उसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या थी। पुलिस को गुमराह किया, उसकी धाराएं तो बन रही है ना कि पुलिस को गुमराह कर दिया। पुलिस के पास में गुमराह करने वाले अभी 376 में हजारों गुमराह करते हैं, कहाँ केस कायम होता है? सर कोई सवाल
राहुल रेल एसपी राहुल वो लास्ट में बता दूंगा तुमको मैं। कहाँ से मिली थी, कैसे मिली थी अर्चना, थोड़ा सा बताइए। अर्चना तिवारी जो है वो हमारी टीम को लखनऊ करके जो जगह है नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ से मिली है और उसको बरामद करके भोपाल लेके आया है। काम करता था ड्रोन मैनेजर। 17 तारीख को हम दोनों माँ बेटे साथ में ही आए इंदौर से। इसके पहले कहाँ गया था, कुछ बताया था उसने? इसके पहले इंदौर गए थे। इंदौर से पहले वो 8-9 तारीख को कहाँ, चेन्नई, हैदराबाद, बस यही हमने फोन पे पूछा तो हमें यही बताया गया सर। कभी किसी लड़की के बारे में कुछ बताया उसने? हाँ, उसने 3-1 महीने पहले सपना एडवोकेट है सब बताया था उसने कि वो लड़की में उससे कागज वागज के काम करवाता हूँ, और भी बताया कि मैं इस लड़के से मतलब प्रेम करता हूँ, मतलब शायद हमने उसको मना कर दिया सर। तो अर्चना केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पूरी जानकारी सामने आई है उसके तहत अर्चना ने खुद अपने किडनैप की ये पूरी साजिश रची। एक तरह से वो खुद ही गई, सारांश और तजिंदर के साथ उन्होंने प्लान बनाया और जिस तरह से स्ट्रैटेजिकली ये पूरा का पूरा प्लान बनाया गया, ये कहना है कि इस पर किसी भी तरह का मामला दर्ज नहीं हो सकता क्योंकि 18 साल से ऊपर की अर्चना है, बालिग है और ऐसे में वो कहीं भी जा सकती हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि परिवार के साथ में कहा सुनी हुई थी, एक विवाद हुआ था, शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था और अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी। पटवारी के साथ अर्चना का रिश्ता तय हुआ था मगर अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी और यही वजह थी कि उन्होंने इस पूरी साजिश को, इस पूरे प्लान को अंजाम दिया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम खुलासे अब सामने आ चुके हैं। अर्चना मिसिंग केस में बड़ी ब्रेकिंग, अर्चना की मां के साथ उसकी कहासुनी हुई थी, लगातार सारांश के संपर्क में थी। सारांश वो व्यक्ति जिससे इंदौर में अर्चना मिली थी और इसी के साथ वो सड़क मार्ग से पहले इटारसी पहुंची और इसी के साथ वो काठमांडू गई थी। तो सारांश एक अहम किरदार है इस पूरे प्लानिंग में और उसके साथ तजिंदर। लेकिन बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो ये कि अर्चना जो है, अर्चना का झगड़ा अपनी मां के साथ हुआ था, परिवार का प्रेशर था शादी को लेकर, मगर अर्चना शादी नहीं करना चाहती थी, वो अपना कैरियर बनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए आप कि परिवार का प्रेशर और उसके बदले जिस तरह से प्लान करके उन्होंने अपने पूरे फैमिली पर प्रेशर क्रिएट किया, अर्चना ने सारांश और तजिंदर के साथ मिलकर इस तरह से प्लान बनाया कि पुलिस की कई टीम 12 दिन तक अर्चना की तलाश करती रही लगातार। फिलहाल अर्चना से और भी पूछताछ होगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने यह साफ किया है कि इस तरह की कोई आपराधिक घटना नहीं हुई और इसीलिए किसी तरह का कोई एक्शन उस पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह कि पुलिस को 12 दिन तक के इस पूरे केस ने उलझाए रखा। पुलिस की 20 से ज्यादा टीमें लगातार अर्चना के लिए सर्च ऑपरेशन चलाती रही और सिर्फ भोपाल में नहीं बल्कि भोपाल, इंदौर, कटनी, ग्वालियर, हर जगह की पुलिस मुस्तैद रही। सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, चुनौतियों का सामना किया गया, वन विभाग इसमें इन्वॉल्व हुआ, जीआरपी इसमें रही, पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही। तो लगातार पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही। लेकिन अर्चना ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था, अपनी मर्जी से वो खुद अलग स्टेशन में उतरी। उन्होंने पूरा प्लान बनाया, प्लान के तहत उन्होंने अपना बैग छोड़ा, प्लान के तहत उन्होंने अपना मोबाइल फेंका और प्लान के तहत वो काठमांडू चली गई और उसके बाद उन्होंने खुद अपने घर पर फोन किया और ये कहा कि वो वापस आ जाएंगी, वो लोग चिंता ना करें। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी डिटेल एक बार लेते हैं हमारे संवाददाता हरप्रीत कौर से, जो कि लगातार इस खबर पर डे 1 से रिपोर्टिंग कर रही है। हरप्रीत, जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अर्चना मिसिंग केस को अर्चना ने खुद पूरे स्ट्रैटेजिकली प्लान किया और 12 दिन तक पुलिस को उलझाए रखा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी भी सवाल बहुत से जो है वो अनसुलझे हैं इस पूरे मामले में। पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है, जबकि अर्चना के साथ भागने में उसके 2 साथियों ने उसकी मदद की, जिसमें एक सारांश और उसके साथ ही एक तेजेंद्र नाम का भी युवक है। तेजेंद्र के साथ जो है बताया जा रहा है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, जिसके बारे में IBC 24 ने पहले भी बताया था कि उसे उठाकर तिहाड़ जेल की पुलिस ले गई थी। इस मामले के बाद वहाँ पर पूछताछ भी उससे की गई थी, लेकिन बहुत कुछ सामने नहीं आया था। अर्चना के जब कॉल डिटेल्स
निकाली गई उसकी गुमशुदगी के बाद। तो इस पूरे मामले में इन कॉल डिटेल्स में ये बात सामने आई कि एक ऐसा नंबर है जिस नंबर पर बात हुई है लगातार कई घंटों तक और उसके बाद बातचीत बंद हो गई। उस नंबर को जब यहाँ पे ट्रेस किया गया जीआरपी ने और उसके बाद दूसरे अन्य नंबरों को, जो नंबर मिला था वो सारांश का था, सारांश का नंबर निकालकर जब देखा गया तो लगातार एक नंबर पर उसकी कई देर तक बात होती थी और वही नंबर जो अर्चना का निकला। अर्चना ने इटारसी में मिटघाट में अपना फोन तोड़कर फेंक दिया था और उसकी ये प्लानिंग थी। उसका ये कहना है कि उसके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। उसके लिए एक पटवारी लड़का घर वालों ने देख लिया था जिससे उसकी शादी होनी थी। परिजनों ने कहा था कि ये रक्षाबंधन का मौका है, जब तुम घर आओगी इसके बाद तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। ये कहना है उसका कि मैं बहुत डरी हुई थी कि अब एक बार मैं घर जाऊंगी, लड़का पटवारी मेरे लिए फाइनल कर लिया गया और मेरी शादी हो जाएगी, मैं सिविल जज नहीं बन पाऊंगी। इस वजह से उसने यहाँ पर ये प्लान बनाया, पूरी स्क्रिप्ट उसने लिखी कि कैसे वो भागेगी, क्या करेगी वो, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आई। इसके बाद वो भागकर शुजालपुर गई जहाँ वो 2 दिन रही। उसके बाद जब उसके परिजन इंदौर और पुलिस पहुँच गई उसे तलाशने, उसके बाद वो हैदराबाद चली गई, हैदराबाद से वो दिल्ली, दिल्ली से वो काठमांडू गई और सारांश से ही सारे क्लू यहाँ पर मिलते चले गए। जिसके बाद पुलिस ने सारांश को यहाँ पर जब पकड़ा तो सारांश से चीज़ें जो सामने आई और उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि जो अर्चना है वो यहाँ पर एक प्लानिंग करके घर से भागी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गुमशुदगी का जो मामला है वो दर्ज किया गया क्योंकि अर्चना ने जो 2 युवक तेजिंदर और सारांश उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिस पर उन पर क्रिमिनल मामला दर्ज किया जाए। एक गुमशुदगी का मामला है जिसमें अर्चना की बरामदगी हो गई है, लेकिन सभी जानते हैं कि किस तरह लगातार 12 से 13 दिन तक पुलिस परेशान होती रही। इंदौर से लेकर बिलासपुर तक पुलिस उसे तलाशती रही। पुलिस ने आखिरकार उसे तलाशा, लेकिन ये पुलिस टीमें लगातार उसे तलाशने में जुटी रही और अब इस गुमशुदगी के मामले में उसकी बरामदगी के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। तो फिलहाल जो पूरा मामला है एक तय स्क्रिप्ट के अनुसार यहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ठीक है कि कानून के अगेंस्ट कोई काम यहाँ पर ठीक है नहीं किया गया, लेकिन एक महिला ने अपनी ही गुमशुदगी की एक पूरी स्क्रिप्ट रची, 12 दिनों तक पुलिस को उलझाए रखा। पुलिस की इतनी बड़ी टीम ना सिर्फ अर्चना की तलाश करती रही बल्कि कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया। और दूसरी बड़ी बात, अगर अर्चना का अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा हुआ था तो क्या परिवार ने ये पूरी जानकारी पुलिस को दी थी या फिर उन्होंने गुमराह किया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है? ये जानकारी तो पुलिस के पास थी ही नहीं कि विवाद हुआ था और विवाद के बाद अर्चना वहां आने के लिए निकली थी। ट्रेन में से गायब हुई थी 7 से 8 तारीख की दरमियानी रात, उसको लेकर हम लोग लगातार उसमें पूछताछ कर रहे थे। बिल्कुल देखिए, लगातार जो अर्चना है उसका ये कहना है कि पटवारी से उसका रिश्ता तय कर दिया गया था। वो बहुत दिनों से परेशान थी क्योंकि लगातार उम्र भी बढ़ रही थी, सिविल जज की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रही थी। परिजन लगातार उसे प्रेशर बना रहे थे कि उसकी शादी कर दी जाएगी और ये आखिरी मौका से दिया गया था कि अब जब तुम रक्षाबंधन पर घर आओगी उसके बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी और तुम्हें लौटने नहीं दिया जाएगा। ये अर्चना की कहानी है जो उन्होंने पुलिस को बताई है और पुलिस ने यही कहानी मीडिया को बताई है। लेकिन सारांश के साथ उसकी बातचीत का एक लंबा रिकॉर्ड यहाँ पर पुलिस को मिला है। सारांश इस पूरे स्क्रिप्ट में उसका भागीदार रहा और जो परिजन है उन्होंने भले ही सारांश का नाम नहीं बताया हो, लेकिन परिजन भी ये चीज़ अच्छे से जानते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कई बार वो जान देने की धमकी दे चुकी थी। सिविल जज की तैयारी करी एक लड़की जब ट्रेन से भागती है ये सोचकर कि उसकी गुमशुदगी दर्ज होगी, उसे मरा हुआ समझ लिया जाएगा, मर्ग कायम कर लिया जाएगा, तो आखिर वो सिविल जज की तैयारी फिर कैसे कर सकती थी जीवित रहते हुए भी? जो अपने परिजनों को ये बताना चाह रही थी एक स्क्रिप्ट प्लान करके कि उसकी मौत हो चुकी है, वो घर आने के लिए निकली थी। ऐसे में अभी भी बहुत सारे जो सवाल हैं वो बाकी हैं। हालांकि पुलिस ने, जैसे कि हमने कहा, गुमशुदगी का जो मामला है वो यहाँ पे दर्ज किया है। क्रिमिनल कोई भी यहाँ पर मामला दर्ज नहीं किया गया है। परिजनों को उसे सौंप दिया गया है। परिजन है, परिजनों को भी जानकारी मिल चुकी थी क्योंकि उसने परिजनों को भी फ़ोन कर दिया था। पुलिस जब उसे तलाशती उससे पहले वो परिजनों को भी फ़ोन कर चुकी थी क्योंकि उसका कहना है वो थक चुकी थी, लगातार उसे ढूंढा जा रहा था, मीडिया में लगातार वो बनी हुई थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि अब शायद वो बच नहीं पाएगी पुलिस से या फिर परिजनों से, तो उसने परिजनों को भी इस बात की जानकारी दे दी थी। बिल्कुल हरप्रीत, अगर आप वहाँ मौजूद हैं, आप, मैं देख सकती हूँ कि पीछे पुलिस अधिकारी भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर एसपी वहाँ पर मौजूद हो जरा उनसे एक बार ये ज़रूर बात कीजिएगा कि फिलहाल अर्चना को क्या हिरासत में रखा जाएगा, उससे और पूछताछ होगी, इसके साथ ही क्या सारांश के साथ भी और पूछताछ होगी या फिर उन्हें अब परिवार वालों को सौंप दिया जाना है? सर, क्या
सर, अर्चना को अब क्या परिवार को सौंपा जाएगा या उससे और पूछताछ अब इस मामले में आप लोग करेंगे? अर्चना जो है वो हमारे पास में सुबह 6 बजे आ गई थी और तभी से लेकर अब तक जो है वो उससे पूछताछ भी हो रही है। अभी उसके बयान वगैरह कंप्लीट करवाए जा रहे हैं और बयान कंप्लीट कर अगले 1-2 घंटे में जो है वो परिवारजनों को उसकी मर्जी के हिसाब से सौंप दिया जाएगा, क्योंकि लड़की बालिग है, जहाँ पे जाना चाहती है वो जा सकती है। साथ जो युवक थे सारांश और तेजिंदर, क्या उनसे कोई पूछताछ? तेजिंदर तो फिलहाल तिहाड़ जेल में है। सारांश जो है वो हमारे पास में है, उससे हम लोग पिछले 2-3 दिन से लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं और उसी के द्वारा जो है वो हम लोग लड़की के टच में जो है वो 2 दिन पहले आए थे और उसको जो है वो बात कर मनाकर वहाँ से काठमांडू से बॉर्डर तक लेके आना और हमारी टीम को बॉर्डर तक भेज के बॉर्डर से उसको जो है वो रिकवर करना, ये सारी प्रोसेस के लिए हम लोग पिछले 2-3 दिन से लगे हुए थे। तो ज़रूर उससे पूछताछ हो चुकी है और भी अगर कुछ लगेगा तो अभी पूछताछ कर खत्म करेंगे। हरप्रीत, एक छोटा सा मामला दर्ज किया गया है, क्रिमिनल कोई यहाँ पर मामला दर्ज नहीं। लड़की 18 साल की है, अपने मन से गई है, कोई घटनाक्रम उसके साथ में हुआ नहीं है, उसने एक अपना प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, उसमें से कोई सेक्शन आज की तारीख में जो है वो क्रिमिनल सेक्शन निकल के नहीं आता है, मगर उसमें भी हम लोग एक विधिक राय के लिए जरूर लेटर लिखेंगे, अगर इनकेस कुछ बनता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर। हरप्रीत, एक सवाल और जरूर चलिए ठीक है, वो और भी व्यस्तता है उनकी, लेकिन बड़ी चीज ये कि भले ही कोई अपराध यहाँ पर घटित ना हुआ हो, लेकिन 12 दिनों तक पुलिस को उलझाए रखना, मिसलीड करना, और ना सिर्फ अर्चना के द्वारा बल्कि उनके परिवार के द्वारा भी मिसलीड किया गया, क्या इस पर भी कोई भी क्राइम दर्ज नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए ये बात हमने पहले ही साफ कर दी है कि परिवार या फिर तेजिंदर या फिर सारांश या फिर खुद अर्चना के खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला दर्ज इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि उसने ये बताया है कि वो एक डर से घर से गई थी, उसे ये डर था कि उसकी शादी करवा दी जाएगी, पटवारी लड़का उसके लिए देख लिया गया है और इसके साथ ही वो बालिग है। देखिए ये हमारे कानून या इसे हम कहें कि ये एक पुलिस की मजबूरी है कि लगातार 12 से 13 दिन तक उसे उस हर जगह तलाशा गया, चाहे रेलवे ट्रैक्स हो, खेत हो, नदी हो, नाले हो, हर जगह बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, चाहे वो जीआरपी का हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का और रेलवे की टीम हो या वन विभाग की टीम हो, अर्चना को तलाशने में जुटी रही। अर्चना जब मिली तो उसने ये कारण बताया कि शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए घर से भाग गई, लेकिन सिविल जज की तैयारी कर रही है एक लड़की बहुत शार्प तरीके से, बहुत चालाकी चतुराई से लगातार पुलिस को चकमा दे रही थी। 12 दिन बाद भले ही पुलिस ने उसे पकड़ा हो, लेकिन इन 12 दिनों में पुलिस ने जी तोड़ मेहनत की, कई ज्यादा तकलीफें खुद पुलिस ने यहाँ सही, लेकिन निकल कर वही आया कि परिवार से डर से, शादी के डर से घर छोड़ा और अब जब उसे पकड़ा है तो मात्र गुमशुदगी का मामला जो यहाँ पर दर्ज किया गया है, ना तो राम तोमर पर कोई मामला दर्ज किया गया है, ना ही सारांश पर किया गया जिसने उसे भगाने में मदद की, ना तेजिंदर पर कोई मामला दर्ज किया गया है। गुमशुदगी का मामला और उसके बाद बरामदगी दर्ज करके अब परिजनों को अर्चना को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इतने दिनों तक ये रहस्य बना रहा, पुलिस परेशान होती रही। जी चलिए हरप्रीत, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वक्त अर्चना मिसिंग केस में बड़ा खुलासा, देखिए इतने दिनों तक के पुलिस अर्चना की तलाश करती रही, 12 दिनों तक पुलिस ने खोजबीन की, अब अर्चना सेफ है, मिल चुकी है, उसे परिवार को सौंपा जाएगा एक और बयान उसका दर्ज करने के बाद। लेकिन इस पूरे केस में सबसे बड़ी बात यह कि किसी तरह का कोई क्राइम नहीं हुआ है, इसी वजह से कानूनी तौर पर कोई भी अपराध यहाँ पर दर्ज नहीं होता है। साफ तौर पर आपने एसपी को सुना कि किसी तरह का कोई आपराधिक मामला यहाँ पर अर्चना के खिलाफ दर्ज नहीं होगा क्योंकि वो बालिग है, अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है। हालांकि परिजन परेशान थे इसलिए उन्होंने गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाई और ये पुलिस की ड्यूटी थी कि वो उन्हें ढूंढे। अब अर्चना सकुशल बरामद हो चुकी है, उसे परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। अर्चना के साथ ही सारांश और तजिंदर पर भी इस मामले से जुड़ा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो बड़ी खबर, अर्चना मिल चुकी है। जिस अर्चना की तलाश लगातार की जा रही थी वो अर्चना कल ही मिल गई थी और अब उसे लाया गया है, उसे परिवार वालों को सौंपा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये कि उस पर किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं होगा। हालांकि एक पूरी स्क्रिप्ट उसने रची, एक पूरी साजिश उसने रची अपनी गुमशुदगी की, इसमें बहुत सारे किरदारों को उसने शामिल किया, चाहे वो सारांश हो, तजिंदर हो, राम तोमर जो कि आरक्षक है वो हो। सुनियोजित तरीके से बैग छोड़ा, कपड़े बदले, एक अलग कंपार्टमेंट से वो निकली, वहां से गुजरी जहां पर सीसीटीवी नहीं था। तो ये तमाम वो पहलू हैं जो बहुत ही शातिराना तरीके से उन्होंने अपनी पूरी स्क्रिप्ट को लिखा और उसके बाद खुद कॉल करके अपने परिवार वालों को ये बताया कि मैं वापस आ रही हूँ। हरप्रीत लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हरप्रीत, जिन दर्शकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दी है उनके लिए एक बार फिर से जानकारी दीजिएगा कि कैसे अर्चना निकली, कहां वो उतरी और वहां से पूरा जो टाइमलाइन था वो कैसा था।
बिल्कुल, देखिए शुरुआत करते हैं 7 अगस्त से। 7 अगस्त का वो दिन था जब अर्चना अपने इंदौर से निकली थी कटनी जाने के लिए। इंदौर बिलासपुर ट्रेन में वो बैठी थी। शाम को ट्रेन रवाना हुई थी इंदौर से। 7 अगस्त की ये बात है। इंदौर बिलासपुर ट्रेन के कोच B3 में 3 नंबर सीट पर थी। अर्चना ने 10:40 पर रात में जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पर पहुंची तो अपनी माँ को फ़ोन किया। अन्य सामान्य दिनों की तरह बात की कि मैं जल्द घर आ रही हूँ, मिलेंगे, रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। लेकिन जब 8 अगस्त को गाड़ी कटनी पहुंची तो अर्चना उस गाड़ी से नहीं उतरी। परिजन उसे लेने आए थे। उन्हें चिंता फिक्र हो गई कि क्या वो ट्रेन में सो रही है। जब अंदर जाकर देखा तो अर्चना अपनी सीट पर नहीं थी। ट्रेन आगे बढ़ गई, जिसके बाद परिजन फ़ोन लगाते रहे। अर्चना का फ़ोन बंद था। इसके बाद 8 अगस्त को पूरे दिन उसे ढूंढा गया। 8 अगस्त को रानी कमलापति भोपाल के GRP स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और उसके बाद शुरू हुआ उसे तलाश करने का एक बहुत बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन में अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इंदौर जोन की GRP, जबलपुर जोन की GRP और उसके साथ ही भोपाल जोन, इन तीनों जोन के करीबन 30 से ज़्यादा थानों की जो GRP है उसे तलाशने में जुट गई। लगातार उसे कहाँ तलाशा गया, नर्मदापुरम, नर्मदा नदी में, कि कहीं वो नदी में तो नहीं गिर गई, किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं हो गई, घने जंगल में जहाँ से इटारसी और मेडघाट बुधनी के बीच का रास्ता है उन जंगलों में तो नहीं गिर गई, कहीं किसी टाइगर ने तो नहीं उसे अपना शिकार बना लिया। हर उस संभव जगह पर उसे ढूंढा गया। इसी बीच पुलिस ने उसकी 3 महीने की कॉल डिटेल निकाली, लेकिन कॉल डिटेल में भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को एक ऐसा नंबर उसकी कॉल डिटेल में मिला जो सारांश नाम के एक युवक का था। जब सारांश को बुलाया गया तो सारांश से ज़रूर उस पुराने फ़ोन नंबर पर अर्चना से बात हुई थी और ये बातचीत करीबन बहुत ज़्यादा दिन लंबी नहीं थी, पर 10-10 या 15-15 मिनट की ये जो बातचीत थी ये की गई थी। पुलिस ने जब सारांश का दूसरा नंबर निकाला, सारांश के नंबर पर किसी और लड़की से बातचीत का, घंटों लंबी बातचीत का जब ब्यौरा CDR मिला, जब पुलिस ने सारांश को पकड़ा, पूछताछ की, तो एक के बाद एक क्लू मिलते चले गए। अर्चना के बारे में हम बताएंगे कि अर्चना ने इटारसी तक ही सफ़र किया था। उसके बाद घाट में उसने 7 तारीख को ही अपना फ़ोन तोड़कर घने जंगल में फेंक दिया था। उसकी प्लानिंग थी कि वो भाग जाएगी घर से। वो सिविल जज की तैयारी कर रही है। घर वालों ने पटवारी लड़का देख रखा है। उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है। वो सिविल जज नहीं बन पाएगी। भविष्य को लेकर उसके बहुत सुनहरे सपने थे। उन सपनों में उसके जो परिजन है वो आड़े आ रहे हैं और एक प्लानिंग जो स्क्रिप्ट है उसने बना ली। उसने अपने दोस्त सारांश, बताया जा रहा है कि सारांश और उसकी दोस्ती ट्रेन में सफ़र के दौरान हुई थी और इसी सफ़र के दौरान सारांश से उसकी दोस्ती और सारांश बड़ी बात यह है कि हरप्रीत देखिए, अपने कैरियर को ऑप्ट करने के लिए उसने शादी ना करने का फैसला लिया। अपने परिवार के दबाव में उसने ये फैसला लिया, लेकिन उसी कैरियर को उसने कहीं ना कहीं ताक पर भी रख दिया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत। लगातार आपसे अपडेट लेते हैं।